फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं DCX सिस्टम के बारे में। DCX सिस्टम मेरा फेवरेट स्टॉक है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि मुझे ये चीज़ लगता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है डिफेंस सेक्टर में, उसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स का परफॉर्म करना इंडियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है फ्यूचर में। DCX सिस्टम एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि सिस्टम इंटीग्रेशन पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होती हैं, टैंक्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उनको इंटीग्रेट करने में थ्रू वायरिंग हार्नेस ये कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कंपनी टॉप 10 कंपनीज में से आती है डिफेंस सेक्टर की। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स में इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो फॉरेन कंपनी को इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। कंपनी लीडिंग प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम में और केबल हार्नेस में, और इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है डिफेंस सेक्टर में। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, क्योंकि सिस्टम इंटीग्रेशन से ही इनको 85% ऑफ द रेवेन्यू आता है। इस कंपनी के टोटल 26 कस्टमर हैं इजराइल, यूएस, कोरिया में, और टॉप 500 कंपनीज जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के इशू साइज के बारे में। कंपनी का जो इशू साइज है वो है 500 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ है न्यू इशू और 100 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। जो फ्रेश इशू है 400 करोड़ का, उसमें से कंपनी डेट की रीपेमेंट करेगी और अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, और जो बाकी का ऑफर फॉर सेल है वो प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो कंपनी का पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप 2000 करोड़ के करीब होगा। आफ्टर लिस्टिंग प्रमोटर का जो स्टेक है वो 98% से 73% हो जाएगा, और जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है 1.8% से लेके 26% की हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कंपनी जिस दिन लिस्ट हुई थी उस दिन उन्हें काफ़ी अच्छा गेन दिखाया। देखो, कंपनी का शेयर प्राइस जो था वो लिस्ट हुआ था 200 के करीब पे, जो कि 310 तक पहुंचा, बट आज उसका जो प्राइस है DCX सिस्टम का वो 260 पे है। मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है, क्योंकि सारे कस्टमर्स को लगता है कि इनकी जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस हैं, कंसिस्टेंट रेवेन्यू के चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करती है, इससे जो उनके रेवेन्यू फिगर्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि डोमेस्टिक डिफेंस पार्टनर्स को जबरदस्ती फॉरेन प्लेयर्स के साथ लाएं, जिससे कि हमारी कंट्री में भी टेक्नोलॉजी आए डिफेंस सेक्टर की, जिससे कि हम भी रैदर देन इंपोर्टिंग डिफेंस गुड्स खुद बनाने लगे। कंपनी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चती है, और कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी स्केलेबल हैं। स्केलेबल मीन्स अगर इनके पास बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता है तो थ्रू इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये जो है कंपनी अपने सेल्स फिगर्स को और अपने ऑपरेशंस को काफ़ी जल्दी एक्सपैंड कर सकती है। कंपनी ने काफ़ी कोशिश करी है थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो उनका रिस्क है, ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल जो रिस्क है जो कि और कंपटीटर्स से आता है, वो कम हो जाए। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैपिटलाइज्ड है। कैपिटलाइज मतलब कंपनी ने अपने आप को काफ़ी रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं, और कंपनी थ्रू इट्स IPO मोस्ट ऑफ इट्स डेट रीपे करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जो अपने नेगेटिव कैश फ्लोज हैं उसको पॉजिटिव कैश फ्लोज पे ला सके। और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके पास इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कंपनी 2011 में फॉर्म हुई थी, और आज कंपनी ने अपने आप को डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बना के दिखाया है। कंपनी के काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। कंपनी जो मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर्स हैं उस पर रिलाय करती है अपने रेवेन्यूज पे। उससे ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि कभी भी ऐसे कस्टमर्स को फाइनेंशियली और अगर कोई फैक्टर डिस्टर्ब करता है तो ऐसी कंपनीज जो कि DCS जैसी कंपनीज हैं उनकी टॉप लाइन काफ़ी एडवर्सली इफेक्टेड हो सकती है। कंपनी के जो रॉ मटेरियल हैं वो अगर उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं,
जैसे अभी यूक्रेन की वॉर की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया था। उससे क्या होता है, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ऐसी कंपनीज काफी ज्यादा इनपुट, काफी ज्यादा सप्लायर से खरीदती है। कंपनी की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिस्टम मार्केट पे। अगर ऐसी मार्केट को टेक्नोलॉजी से कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो इनकी जो गोइंग कंसर्न के इश्यूज काफी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस सेक्टर की टेक्नोलॉजीज है ना, ये काफी रैपिडली चेंज होती रहती है। कंपनी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफेंस सेक्टर्स की चेंज होती है। अगर गवर्नमेंट सोचती है कि हमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को फॉरेन प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट ही नहीं करना, तो उससे क्या होता है, ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। कई बार ये होता है कि जैसे कोरोना में डिफेंस पे पैसा गवर्नमेंट ने काफी कम खर्चा, उन्होंने अपने हेल्थ केयर पे पैसा खर्चा, तो इस चीज में ऐसी कंपनीज को इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ही आता है। और कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कैपिटलाइज कर रही है। कंपनी अगर अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करती है, दैट मीन्स आज वो ज्यादा रेवेन्यू शो कर रही है और फ्यूचर में वो कम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी, क्योंकि जो आज का एक्सपेंस है वो फ्यूचर में टालने की कोशिश करती है। अब बात करेंगे कंपनीज के कैश फ्लो के बारे में। कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव मींस कंपनी जो अपने धंधे से पैसा कमा रही है उसको वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अब उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। नेगेटिव कैश फ्लो होने के दो रीजन है कि नेगेटिव रिसीवेबल्स हैं कंपनी के और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। नेगेटिव रिसीवेबल्स ये होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो और उनकी पेमेंट पहले आ जाती है तो वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाती है। इनके कस्टमर्स इनको पहले ही पैसा दे देते हैं, जिससे कि इनकी लायबिलिटी बन जाती है जब ये गुड्स डिलीवर होते हैं, जब ये एसेट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है वो करंट एसेट से काफी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो काफी पुअर है। दूसरी चीज है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 2022 में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 360 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी ने काफी ज्यादा बोरिंग करी है और उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी उसको कैपिटलाइज कर रही है। बट मेरे हिसाब से इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस करना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर में इतना जब आप एक्सपेंस करते हो फाइनेंस लेके किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, तो ये सारा जितना खर्चा है ये एक्सपेंस होना चाहिए, ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। इससे ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने आईपीओ में रेवेन्यू फिगर्स, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देने के लिए आने वाले साल में इस एक्सपेंस को शो करे। अब बात करेंगे कंपनी के पीयर्स के बारे में। कंपनी के जो पीयर्स हैं वो है डेटा पैटर्न्स, पारस। इनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियोज हैं इनकी पीयर्स की वो काफी ज्यादा है, और इस कंपनी की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो काफी कम है। इससे पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। और देखा जाता है कि जो डीसीएक्स सिस्टम की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो और कंपेटिटर्स से काफी ज्यादा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करें, छोटे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ना करें।